नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रणभूमि। हरियाणा में रोजगार और शिक्षा के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हुए। सरकार जेबीटी कोर्स बंद करने की बात कर रही है तो विपक्ष जेबीटी पास शिक्षकों को रोजगार की बात कर रही है। सरकार नई शिक्षा नीति लाने की बात कर रही है तो विपक्ष सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में सवाल यह भी कि आखिर ये गतिरोध कब खत्म होगा? क्या रोजगार और शिक्षा के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच सामंजस्य बन भी पाएगा? हरियाणा विधानसभा का सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन इस दौरान रोजगार और शिक्षा पर उठे सवालों ने कई चुनौतियों को जन्म दिया। चुनौती जेबीटी टीचर्स के बहाली की, चुनौती स्कूलों तक बच्चों को लाने की, चुनौती नई शिक्षा नीति में बेहतर और समग्र विकास की। सरकार कह रही है कि जेबीटी का कोर्स बंद किया है, बहाली नहीं। स्कूलों में छात्रों की कमी की वजह से स्कूल बंद किए हैं, शिक्षा से समझौता नहीं। टीचर्स का आज हम देखते हैं जेबीटी टीचर्स की डिमांड हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? एक तो आज की डेट में हमारे जेबीटी टीचर्स, ये ठीक है पोस्ट कई बार सैंक्शन हो जाती है तो पोस्ट सैंक्शन को देख के लगता है कि आज भी डिमांड है, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी पोस्ट सैंक्शन है उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इनकी नौकरी को आखिरी समय तक, इनके रिटायरमेंट के समय तक नहीं जाने देंगे, उसका कोई प्रावधान हमने कर लिया है, एक्ट पास करके ही किया है। मनोहर सरकार का दावा है कि जेबीटी शिक्षकों को एडजस्ट भी करेंगे और नई शिक्षा नीति में हर पहलू को समायोजित भी करेंगे। लेकिन विपक्ष सरकार के हर तर्क पर सवाल उठा रहा है। आप कह रहे हैं कि 1057 इस पे आप जरूर स्टेटमेंट दें जो बंद किए हैं। आप कह रहे हैं मर्ज किए हैं। एज पर द राइट टू एजुकेशन एक्ट, अगर स्कूल बंद, आपको 1 किलोमीटर के असेस में स्कूल देना है, अगर आप स्कूल नहीं दे पा रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल में बच्चे को एडमिशन देना पड़ेगा और सरकार उसका पैसा दे। मसला केवल इतना भर नहीं कि इन मुद्दों पर सदन में सरकार और विपक्ष के बीच गर्मागर्म बहस हुई। जरूरत इस बात की है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले और भविष्य के होनहारों को अच्छी शिक्षा। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर बेरोजगार शिक्षकों को नौकरी कब मिलेगी और नई शिक्षा नीति में छात्रों का कितना सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। विनोद लांबा के साथ साक्षी शर्मा, सी मीडिया। तो मसला जेबीटी स्टेट पास शिक्षकों का भी है जिनको रोजगार की जरूरत है और गतिरोध लगातार बरकरार है और सदन में यह भी हंगामा भी देखने को मिला है। लेकिन क्या इस हंगामे के बाद कोई ऐसा निष्कर्ष, कोई ऐसी व्यावहारिकता भी देखने को मिलेगी जहां यह हंगामा जिस बात को लेकर खड़ा हुआ वो खत्म हो, यानी रोजगार मिले? क्या शिक्षा नीति, स्कूलों को बंद करने के मसले को लेकर जो गतिरोध की स्थिति देखने को मिली सदन में, क्या अब सदन खत्म हो गया है, बहस पूरी हो गई है, सब कुछ हो गया है, एक दूसरे को जवाब भी दे दिया गया है, तो व्यवहारिकता में उसका भी कोई ऐसी कोई सूरत नजर आएगी, ऐसा कोई समाधान नजर आएगा कि जिस बात को लेकर चर्चा विपक्ष की तरफ से कि आप 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल दीजिए, अगर आप वहां नहीं देते हैं तो आप किस तरीके से एडजस्ट करेंगे? क्या बच्चे फिर दूर जाकर के अन्य स्कूलों में एडजस्ट किए जाएंगे तो फिर क्या परेशानी नहीं बढ़ेगी? बहुत सारे मसले हैं, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं आज के इस मसले पर डिबेट के लिए। हमारे साथ आपको बताते चलें कि खास मेहमानों में बीजेपी से एडवोकेट हुकुम सिंह भाटी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हुकुम सिंह जी। हमारे साथ कांग्रेस से इस डिबेट में महिमा सिंह जी हैं, बहुत स्वागत है आपका महिमा सिंह जी। और हमारे साथ राजेश पाल हैं, आप अध्यक्ष हैं हरियाणा जेबीटी स्टेट पास एसोसिएशन के, बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं। तो भाटी साहब, मैं सबसे पहले अगर आपके पास आऊं, सदन में गतिरोध की स्थिति रही, सदन सत्र भी खत्म हुआ और सवाल जवाब का दौर खत्म हुआ। पहले अगर हम जेबीटी स्टेट पास जो शिक्षक हैं उनकी अगर बात करते हैं, क्या ये माना जाए कि अगर सदन में मुख्यमंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिया कि हम उनको एडजस्ट करेंगे तो वो एडजस्टमेंट जल्दी हो या उसमें अभी भी इंतजार करना पड़ेगा और फिर उसमें सियासत पकेगी? देखिए मनोज जी, सबसे पहली बात इसमें यह है कि कहीं भी कोई असुरक्षा की भावना जेबीटी टीचर्स में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरकार का बिल्कुल इस बारे में एक बहुत ही साफ और सुथरा एक मत है कि भी किसी को भी नौकरी से नहीं हटाया जाएगा और उनके जो सीटें हैं उनको सुरक्षित किया जाएगा। दूसरी बात, विपक्ष इस बात को लेकर के संशय ही नहीं और भ्रांति भी फैलाने की कोशिश कर रहा है कि भी ये जब स्कूल जो मर्ज हो जाएंगे तो ये टीचर, इनकी छुट्टी हो जाएगी, इनको घर जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल तथ्यहीन है और सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है।
दूसरी बात, सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है, एक क्वालिटी एजुकेशन की तरफ पूरा देश जो है आगे बढ़ेगा और हरियाणा प्रदेश इसमें बढ़ेगा। सरकार की यही कोशिश है कि क्वालिटी एजुकेशन हो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने कांग्रेस का समय देखा था, तो कांग्रेस के समय मंत्री, शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री, ऐसे ही लोगों ने कहा जी हमारा स्कूल अपग्रेड कर दो, हाँ जी हो गया अपग्रेड, और वर्षों तक उस स्कूल की ना बिल्डिंग होती थी, ना इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, और उसको अपग्रेड कर दिया, ना बच्चों की संख्या होती थी। आज सरकार ने क्वालिटी एजुकेशन लाने के लिए उनकी संख्या को भी सुनिश्चित किया है, ताकि एक जो अध्यापक पढ़ा रहा है एक सुनिश्चित संख्या हो, एक ताकि वो क्वालिटी एजुकेशन आ सके। इसलिए कहीं भी कोई इसमें असुरक्षा की भावना। आप हुकुम सिंह जी, आप कह रहे हैं कि असुरक्षा की भावना नहीं होनी चाहिए जो एस्टेट पास शिक्षक हैं या जेबीटी पास शिक्षक हैं उनमें, लेकिन कांग्रेस ने सवाल यही उठाया था कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम नए कोर्स में बहाली अब नहीं लेंगे, दूसरी तरफ इतने जो पहले से लोग बैठे हुए हैं वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? आपने थोड़ा सा इस बारे में सदन में मुख्यमंत्री की तरफ से और शिक्षा मंत्री की तरफ से थोड़ा सा जवाब इस बात पर रोशनी देते हुए लाई गई कि जो एस्टेट पास शिक्षक हैं उनको एडजस्टमेंट करने की प्रक्रिया चल रही है, अब जेबीटी वाले भी हैं, सड़क पर लोग आ रहे हैं। महिमा सिंह जी, क्या आपको लगता है कि सदन में जो भरोसा मिला है उसकी व्यावहारिकता सड़क पर नजर आएगी, उसकी व्यावहारिकता उन बेरोजगार युवाओं में नजर आएगी उनकी नौकरी के तौर पर, चाहे वो एस्टेट को हो चाहे वो जेबीटी के हो या और वर्ग? मनोज जी, ये तो देखिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और तो इस सरकार की नीति रही है शुरुआत से, और वो जग जाहिर है। आप ये देखिए कि आज यहाँ पर भी मैं सुन रही हूँ और कल सदन में भी सुन रही थी कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है जेबीटी टीचर्स की आवश्यकता नहीं है, या जेबीटी टीचर्स को इससे आपत्ति नहीं है, या जेबीटी टीचर्स को हम आश्वस्त कर देंगे, जैसे पीटीआई टीचर्स को आश्वस्त कर दिया था। वो लोग हड़तालों पर बैठे रहे, उनके पास जाकर के उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था, जैसे आज किसानों के पास जाकर के उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। कल वहां पर जो किसान विद्यालय खोले गए थे, किसान पाठशालाएं खोली गई थी, उनकी बात वहां पर उठाई गई। हमारे माननीय नेता जो हैं सदन में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने वो बात उठाई, और उस बात के जवाब में ये कहा गया सरकार द्वारा कि हमने संस्कृति विद्यालय खोल दिए हैं, संस्कृति पाठशालाएं खोल दी हैं, और उनकी वजह से अब हमें इन किसान पाठशालाओं की जरूरत नहीं है। तो देखिए, न किसानों को दरकिनार करने में कसर छोड़ी है, और अब नए रोजगार पैदा करना तो दूर की बात है, जो रोजगार थे, जो लोगों ने पढ़ाइयां कर ली थी। अब कल अगर आप देखें मुख्यमंत्री जी का जो बयान था विधान सभा के अंदर, मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही बेबाक तरीके से ये कहा कि भाई अब कोई युवा जो हैं वो पढ़ते जा रहे हैं, जेबीटी वो करते जा रहे हैं, हमें जरूरत ही नहीं है, हमें आवश्यकता ही नहीं है, हम क्या करें, वो करते जा रहे हैं। तो यदि आप उनका रवैया देखें, यदि आप उनकी तुनक मिजाजी देखें वो बात कहने में, तो वो बिल्कुल निंदनीय है। वो बिल्कुल ये इस बात को प्रमाणित करती है कि ये सरकार अपने मनमाने तरीके से शासन को चला रही है। ये प्रशासन नहीं, ये गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, ये तो दुशासन चला रहे हैं। आप ये देखें कि किसानों के बिल लाने से पहले किसानों से नहीं पूछते, जेबीटी के नियुक्तियां हटाने से पहले या जेबीटी की नियुक्तियां कम करने से पहले जेबीटी से नहीं पूछते, जेबीटी कोर्सेज हटाने से पहले जेबीटी टीचर से, या जो कंसर्न सेक्शन है, जो कनेक्टेड जो वर्ग है, उससे पूछ लेना हमेशा जरूरी है। हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे संविधान में लिखा गया है, हम भारत के लोग, हमने उन्हें चुन करके वहां बैठाया, वहां पहुंचाया है। उनको ये चाहिए कि जिस वर्ग विशेष की बात हो रही है उस वर्ग विशेष से संवाद किया जाए। संवाद की बातें सिर्फ कहाँ होती हैं? ऐसी चर्चाओं में। आज हम यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ संवाद की बात होगी, यहाँ पे इनके प्रतिनिधि आकर के बोल देंगे कि नहीं हम तो संवाद करते हैं, हम तो चाहते हैं कि संवाद हो। वो संवाद लेकिन सदन में अगर मुख्यमंत्री, सदन में अगर मंत्री बोल रहे हैं तो उसका सरोकार जो है वो सीधे सीधे उस वर्ग विशेष से भी होता है और पूरे प्रदेश के लिए वो एक भरोसा होता है। खैर, क्या इस पर भरोसा जेबीटी एस्टेट वर्ग को भी है? राजेश पाल जी हैं हमारे साथ, अध्यक्ष हरियाणा इकाई के, उनसे बात करते हैं। राजेश पाल जी, क्या सदन में जो बातें हुई हैं उस पर भरोसा है आप लोगों को? देखिए सर, मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है एक प्रॉपर सिस्टम से सारा सब कुछ चलता है। 8 साल से हम जो मतलब इतनी मेहनत करके दिन रात हमने एक ही रात हमारे जो बहनें हैं एस्टेट पास जो है
वो सब एक बेसब्री से इंतजार कर रही थी पिछले 8 वर्षों से कि जेबीटी की भर्ती होगी। और एक तरफ तो सरकार नारा दे रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ जो है इनके जो अधिकारों के ऊपर जो है वो कुठाराघात कर रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार की एक बहुत दोगली नीति है। मैं आपको यहाँ पर देखो एक बात बता देना चाहूंगा कि सरकार जो है वो बिल्कुल कोर्ट की भी नहीं सुनती है। हम कई बार हमने आंदोलन किए, आम अनशन पर बैठे, सब कुछ हुआ। कई बार हम शिक्षा मंत्री जी से भी मिले, शिक्षा मंत्री जी ने बिल्कुल सीधे शब्दों में ये बोल दिया, कोर्ट भी हम हैं, हमने भर्ती निकाल दी है या नहीं निकाल दी है, हम देखेंगे आप कौन होते हो। मतलब ये कोई तरीका थोड़ा ही है। देखिए, अध्यापक वर्ग जो है एक समाज का बहुत रिस्पॉन्सिबल वर्ग है, पढ़े लिखे, वी आर नॉट इलिटरेट पर्सन, वी आर वेल ट्रेन्ड वेल एजुकेटेड पर्सन। और उन्होंने एक ही बात कही कि हम तो जो है वो सक्षम युवाओं को लगा लेंगे जो 10+2 पास है, BA पास है, तो उनको हम लगा करके जो 7,000 से 9,000 में अपना काम जो है स्कूलों में चला लेंगे। हम क्यों 45-45 हजार जो है आप लोगों को देंगे, हमारा सरकार का फायदा हो रहा है। तो मैं सरकार को यहाँ इस बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि आप लोग BA या 10+2 पास से अपना इलाज करवाने क्यों नहीं जाते, क्यों MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके पास वो डिग्री है। तो ठीक उसी प्रकार से एक जो डिग्री होल्डर है, बाकायदा जो टीचिंग मेथोडोलॉजी हमें सिखाई जाती है ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, सारा का सारा जो सिस्टम बताया जाता है वो इसीलिए कि कैसे हमें किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है। क्या वो एक 10+2 पास बच्चा जिनको सरकार सक्षम के जरिए जो लगा करके अपने पैसे बचाने के चक्कर में है, वो सारा का सारा सिस्टम इन्होंने बिल्कुल हाईजैक कर दिया है। और यहाँ पर एक्सप्लॉइट कौन लोग हो रहे हैं, उन गरीब लोगों के बच्चे हो रहे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं। उनको अध्यापकों की जगह वो 10+2 पास सक्षम युवाओं से काम करवाया जाता है, वो भी वो प्रॉपर वहां पर अपना जो कार्य है वो ठीक ढंग से नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं यदि हम बात करें तो सरकार जो है बहुत गलत तरीके अपना रही है। किरणा देवी जो इसमें केस के अंदर इन बाकायदा जो एलिमेंट्री एजुकेशन के जो ऑफिसर थे, उन्होंने बाकायदा एफिडेविट देकर के कोर्ट में अमित इसमें देखो मैं आपको बता देना चाहूंगा, प्रदीप कुमार जी जो है डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा, उन्होंने बाकायदा एफिडेविट दिया। उन्होंने बताया कि हमारे पास 41,273 सेंटेड पोस्ट है और जिनमें रेगुलर जो वर्किंग स्टाफ है 29,550 है और गेस्ट टीचर्स है 6,028 पर्सन है। राजेश पाल जी, आपने बाद सुनो सर 5695 पोस्ट जो है गेस्ट के अलावा है। अब मुख्यमंत्री जी से हमारी बात पर सहमति बनी थी कि उन्होंने कहा था देखो हम गेस्ट को नहीं हटाएंगे, इसके अलावा आपकी जो पोस्ट है 5695। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं फिर से, राजेश जी आपके पास फिर आता हूं मैं, क्योंकि हुकुम सिंह भाटी ने डिबेट की शुरुआत में ही कहा कि ये भरोसा रखना होगा आप लोगों को, आप लोग किसी तरीके से असमंजस में ना रहें, आपको एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन भाटी साहब आपने सुना, वो भरोसा नहीं हो पा रहा है। और बड़ी बात, एक जो बात पाल साहब ने कही, राजेश जी ने, वो ये कह रहे हैं कि आपने जो प्रक्रिया अपनाई है एडजस्टमेंट को लेकर के भी, क्या वहां शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता भारी पड़ रहा है? श्रीवास्तव जी, अपने इस देश में और खास तौर से हरियाणा प्रदेश में बड़ी विडंबना है। सबसे बड़ी विडंबना, लोग कांग्रेस ने जो हाइड एंड सीक के खेल, जो रिश्वत, भ्रष्टाचार और पैसे लेकर नौकरियां देना, उसके ऐसे लग रहा है लोग जैसे आदी से हो गए हैं। अभी मैं अपनी बहन को, एक कांग्रेस की प्रवक्ता थी, उनको भी सुन रहा था मैं, और जो ये भाई बोल रहे थे अपने राजेश जी, इनको भी मैंने सुना। देखिए, एक बात है, सबसे बड़ी बात, मैंने कहा कि किसी भी तरह संशय की आवश्यकता नहीं है किन लोगों के लिए जो आज एम्प्लॉयमेंट में बात करते हैं, उनकी नहीं, बात करते हैं एस्टेट की। एस्टेट क्या है? एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आप टीचर बनने के योग्य हो। इसका यह अर्थ नहीं है आपकी नौकरी पक्की हो गई है। आप टीचर बनने के योग्य हैं, उसका एक मिनिमम एक एग्जाम है, यू हैव टू क्वालिफाई दैट एग्जाम। वो आपने क्वालिफाई कर लिया, इसका ये मतलब तो नहीं हो गया ना, क्योंकि आदत पड़ रही है कांग्रेस की। अब गेस्ट टीचर थे या दूसरे और टीचर्स थे, वहां पर कहां इतना बड़ा जो बाबेला रहा, वो इस बात के लिए रहा कि जो उनकी भर्ती करने का प्रोसेस था वो ठीक नहीं था। ये सारा कांग्रेस ने किया, बैकडोर से भर्तियां की, सारी की सारी वो हाई कोर्ट में चैलेंज है और सरकार को इस असमंजस में डाला हुआ है कि अगली भर्ती करें कि नहीं करें। आपकी गलतियों का खामियाजा बीजेपी भुगत रही है और उसका असर और रोजगार पर पड़ रहा है। महिमा सिंह जी, श्रीवास्तव जी, मैं जरा पूरी कर लूं, थोड़ी सी बात इसमें रह गई थी। ठीक है। दूसरी जो बात अभी हमारी
जो बहन कह रही थी जी। कि मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया, मुख्यमंत्री जी ने वो कह दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। कांग्रेस की तरह लोगों को किसी मुगालते में नहीं रखा। दूसरी बात, नौकरियों की जहां तक बात है, आप टोटल रेशो देख लीजिए। कांग्रेस के 10 साल के राज से ज्यादा नौकरियां भारतीय जनता पार्टी ने और अब इस 1.25 साल 1.5 साल के पीरियड में जेजेपी गठबंधन में आकर के नौकरियां दी हैं। दूसरी बात है, क्योंकि अब हरियाणा प्रदेश और पूरे देश में क्वालिटी एजुकेशन की बात की है, इसलिए क्वालिटी एजुकेशन नई में शिक्षा नीति सरकार लाने जा रही है जी। इसका ऐलान भी किया गया है। महिमा सिंह जी, सर आपके पास लौटो। महिमा सिंह जी, महिमा सिंह जी, आपकी गलतियों का खामियाजा बीजेपी भुगत रही है और बड़ा असर जो है वो रोजगार पर पड़ रहा है। मनोज जी, मैं तो सबसे पहले बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ भाजपा के प्रतिनिधि का, जिन्होंने बहुत सटीक तौर पर ये कहा कि भाई देखो, जनता को तो कांग्रेस के प्रशासन की आदत पड़ी हुई थी और आदत पड़ी हुई थी, उनके अधिकार उनको मिले, उनके अवसर उनको मिले, जिसके जो उनके लिए बने। आदत इस बात की कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद के आधार पर वो नौकरियां दी, बैकडोर से नौकरियां दी। इस बात का जो है उन्होंने आदत डाली। आपकी गलत बातों को भी हमने धैर्य पूर्वक सुना, आपकी सारी गलत बातों को, सफेद कोरे झूठ को सुनते रहे, आप भी सुनिए। तो इन्होंने ये बात कही है, बिल्कुल ठीक बात है मनोज जी। आप झूठ क्यों बोलना चाहती हैं? फिर आप सत्य बोलो ना, आप सत्य बोलो, फिर झूठ क्यों बोलते हो? आदत है हमारे युवाओं को, उस भरोसे की आदत है जो कांग्रेस ने इतने वर्षों तक युवाओं को देके रखा। हमारे गरीबों को, हमारे किसानों को, हमारे मजदूर वर्ग को, हमारे उद्योगपतियों को वो जो भरोसा कांग्रेस ने देके रखा। ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की, जरा रुक जाइए अगले 1-2 साल तक, क्योंकि जो बातें अंदर खाते में चल रही हैं और सबको मालूम है, कुछ स्कैंडल्स और कुछ स्कैम्स तो बाहर आ चुके हैं, कुछ घोटाले अभी पिछले वर्ष के अंदर, और अभी देखिए किस तीव्र गति से वो बाहर आते जाएंगे, क्योंकि जिस दर्जे का भ्रष्टाचार इस सरकार में, इस रजीम में चल रहा है मनोज जी, ये जनता एक बड़ा चैलेंज कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को। खैर, आपको थोड़ा सा रोकूंगा आप सबको मैं। हमारे साथ दीप कमल सहारण साहब भी हैं जेजेपी से, जरा उनसे भी राय लूं क्योंकि आप सहयोगी हैं। सहारण साहब, स्वागत है आपका हमारे डिबेट में। ये रोजगार का मसला खत्म होगा क्या? क्योंकि आपने तो मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा से ये मसला रहा है। दीप कमल जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो। दीप कमल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। राजेश पाल जी, अब ऐसी स्थिति में आपके पास रास्ता क्या है? या आप कोर्ट कचहरियों के बीच इंतजार करेंगे आखिरी सुनवाई का, या आप भरोसा करेंगे मुख्यमंत्री के बयान का जो उन्होंने सदन में कहा कि आप को हम एडजस्ट करेंगे, नई कोर्स ही बंद कर रहे हैं, मतलब नए तरीके से अब कोई जेबीटी पास शिक्षक की स्थिति ही नहीं रहेगी, हम पहले आपको रखेंगे प्रायोरिटी में। तो इतना तो आप भरोसा करिए। बिल्कुल सर, मेरी बात सुनिए। मैं मोटे तौर पर देखो, मैं यहाँ पर जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है उसका उत्तर बिल्कुल देना चाहता हूँ। पिछले 9 सालों से 2012 से आज तक कोई जेबीटी की भर्ती नहीं आई। औसतन 500 से 600 तक जो है वो टीचर जो हर वर्ष जो है रिटायर होते हैं। तो हम 9 सालों में यदि हम बात करें तो 9/5 तो मतलब 4500 के अप्रोक्सीमेट तो रिटायरमेंट ही हो गई है। उसके बाद पीजीटी प्रमोट हुए, टीजीटी प्रमोट हुए, हेडमास्टर प्रमोट हुए हैं। सर ये तो नॉर्मल सी बात है कि इतनी ज्यादा तो रिटायरमेंट भी हो चुकी है सर। उससे बीच में तो कई एचएस भी भर्ती हुए हैं, कई जिनकी पीजीटी में सिलेक्शन हो गई है वो छोड़ के भी चले गए। तर्क आपके भी वाजिब नजर आते हैं राजेश पाल जी, तर्क वाजिब नजर आते हैं। हमारे साथ दीप कमल सहारण साहब भी हैं जेजेपी से। बहुत स्वागत है आपका दीप कमल जी। सवाल यह है कि रोजगार जो खास करके आपके पार्टी के लिए सब टॉप प्रायोरिटी में है, उसको लेकर गतिरोध न तो सरकार और विपक्ष में खत्म हो रहा है। अब चलिए सरकार और विपक्ष की राजनीति को भी छोड़िए, जो लोग भुक्तभोगी हैं वो आप पर एतबार अब भी नहीं कर पा रहे हैं। सदन में आप मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए, हम एडजस्ट जरूर करेंगे, चाहे वो एस्टेट वाले हों चाहे वो जेबीटी वाले हों। सर कितना इंतजार करें? आप आज पिछले 9 वर्ष हो गए सर इंतजार। हमारी आयु सीमा जो है वो बहुत सारे एस्टेट पास जो है उनकी आयु सीमा क्रॉस हो गई है। 2013 वालों का एस्टेट एक्सपायर हो चुका है, 14 वालों का हो चुका है, 15 वालों का जो 40,000 अप्रोक्सीमेट है, 40,700 समथिंग, उनका दिसंबर में हो जाएगा, 31 दिसंबर को एक्सपायर हो जाएगा। सर क्या खट्टर साहब इस बात जवाब देंगे यहाँ पर?
गरीब लोग कहाँ से कोचिंग लेंगे सर? एक बात का जवाब दीजिए, इतनी महंगे महंगे जो संस्थान है, क्या वो वहाँ पर जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब बहनें हैं, क्या वो वहाँ पर कोचिंग ले सकती हैं? बताइए सर, कौन पैसे देगा उनकी कोचिंग? ठीक है। जननायक जनता पार्टी से दीप कमल जी हमारे साथ। दीप कमल जी, भरोसा मुख्यमंत्री ने जरूर दिया सदन में कि एस्टेट और जो जेबीटी के लोग हैं उनको हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन एतबार नहीं हो पा रहा है। ये भरोसा उनकी व्यवहारिकता में कब देखने को मिलेगा, ये जानना चाहते हैं वो जेबीटी और एस्टेट के लोग। देखिए, मेरी आवाज नहीं आप तक आ रही थी, मैं बार बार बीच में है कोशिश कर रहा था कि अपनी बात रखूं रोजगार से संबंधित। एक तो रोजगार को जिस तरीके से इस सरकार ने एड्रेस किया है एम्प्लॉयमेंट के इशू को, वो पहले हरियाणा में कभी नहीं हुआ। और ये भी चलो एक बात है चिंता की कि आज के दौर में रोजगार की जरूरत और उसकी जो कमी है वो भी एक कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चुनौती के रूप में है हमारे सामने। और उसको जिस व्यापकता के साथ एड्रेस किया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर, जो सेमी स्किल्ड सेक्टर है, और गवर्नमेंट की भी जो भर्तियां हैं, गवर्नमेंट की भर्तियों में अभी आपके डिबेट में सुन रहा हूं जो हमारे अध्यापक साथी कह रहे हैं, वो खुद एक अगर बार अपने सामने से रखें कि पिछली 2 या 3 सरकारों में कितनी भर्तियां हुई हैं और 2014 के बाद कितनी सरकारी भर्तियां हुई हैं, तो उनके खुद के आंकड़े बोलेंगे कि सरकारी नौकरियों में जितनी तेजी से काम कांग्रेस की सरकार जाने के बाद हुआ है हरियाणा में, उतना पहले कभी नहीं हुआ। जहां तक एचटेट पास की बात है, ये तो खुद इन सभी को भी पता है कि एचटेट जो है वो रोजगार या नौकरी के लिए एकदम से नहीं है, वो एक आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट करने का एक प्लेटफॉर्म है, एक तरीका है, एक मीडियम है, बीच का पॉइंट है। उसके बाद फिर जब वैकेंसीज निकलेंगी और एजुकेशन डिपार्टमेंट अपनी रिक्वायरमेंट भेजेगा, तब एसएससी उस पर अपनी आगे की प्रक्रिया स्टार्ट करेगी। ये तो एक पूरा प्रोसेस है जिसके बारे में राजेश जी भी जानते हैं, महिमा जी भी जानती हैं, हुकुम सिंह जी भी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि कंसर्न डिपार्टमेंट अपनी रिक्वायरमेंट भेजेगा सबसे पहले। और अगर मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि आज के वक्त में हमारी प्रायोरिटी और हमारी रिक्वायरमेंट डॉक्टर्स ज्यादा है, पहले हैं, और बाकी जगहों पर हमारा फिर भी फिलहाल काम चल रहा है, तो स्टेट का जो एक्सचेकर है नहीं, वो अच्छी बात है। दीप कमल जी, आप भी दुरुस्त बात कह रहे हैं। ये सब लोग जानते हैं कि एक प्रक्रिया है, उसके तहत ही ये नौकरी पर एनरोल लोग हो पाएंगे, लेकिन वो प्रक्रिया जल्दी अब पूरी हो, क्योंकि वो भी बेसब्र हो रहे हैं, सड़कों पर बहुत उतर गए, मुलाकात बहुत आप लोगों से इन लोगों ने भी की है, इस वर्ग ने भी की है, तो वो जल्दी समय आए कि इनको नौकरी मिले और ये अपने काम पर लौटे, न कि सड़क पर जाकर के धरना लगाएं या आपसे मुलाकात करने के लिए समय मांगते रह जाए आपसे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए, इस बड़े मसले पर बात करने के लिए।